वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली क्रैश देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 दिनों से कंटिन्यूसली हम मार्केट को जो है डाउनफॉल में ही देखने को देख रहे हैं। तो ये 5 दिन जो हम बात कर रहे हैं ये हम सैटरडे और फ्राइडे के पहले के 5 दिन बात कर रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन कंटिन्यूसली हॉलीडे होने की वजह से इसको कंसिडर नहीं कर रहा है। तो जो ये 5 दिन से कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है इसके पीछे मेनली 4 कॉजेस हैं, हम वो भी बात करेंगे आज। साथ ही साथ ऐसे में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी मार्केट में अफवाहें चल रही है उस हिसाब से हमें भी मार्केट में से एग्जिट कर लेना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए, हमें अब बाय कब करना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ये डेफिनेटली जब भी मार्केट क्रैश होता है तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए या कोई और भी तरीका है जिसके थ्रू हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना सकते हैं, या इस गिरते हुए मार्केट में जब भी मार्केट संभले तो हमारा पोर्टफोलियो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हैं। तो हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मेन रीजंस जिसकी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, और बहुत सारे जो एक स्टिग्मास है ना इंडियन मार्केट को लेकर वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। जो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है इस मार्केट फॉल का वो रहा है एफआईएस का कंटिन्यूसली सेलिंग। कहीं कहीं डीआईएस ने जो है टक्कर दी है कांटे की और बहुत सारा बाय किया है और मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की है, लेकिन एफआईएस का सेलिंग जो है ये बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। लास्ट अगर हम 5 दिनों की बात करें तो लास्ट 5 दिन में मार्केट जितना नीचे गया है एफआईएस ने लगातार बेचा है। और अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में करीबन 1,14,000 जो हैं करोड़ के शेयर्स बेचे गए हैं एफआईएस की तरफ से। और अगर हम नवंबर की बात करें तो 24,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। अब ये डाटा जो है ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है, ये आपको एनएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी सेलिंग है वो भी देखने को मिलता है, बाइंग भी देखने को मिलता है, डेट के साथ कैटेगरी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कितना सेलिंग हुआ है, कितना बाय हो रहा है, और ये डाउनलोड करके भी जो है आप इसकी स्टडी डिटेल में कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको एनएससी और बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाती है। अदर देन दिस आपको कुछ ही चीज़ें होंगी जो वेरीफाई करने के लिए अदर वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ आप यहीं पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में जितना डाटा है जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ, विच इज़ ऑल रिलेटेड और अवेलेबल ऑन एनएससी और बीएससी वेबसाइट। अभी जैसे कि हमने बात किया कि एफआईएस का कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रहा है। अक्टूबर महीने में करीबन उन्होंने 1,14,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे थे, और नवंबर के महीने में, वो भी पूरा मंथ नहीं, हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर तक, या हम बोल सकते आज की वीडियो जो बन रही है टिल टुडे की बात हो रही है, 24,000 करोड़ की सेलिंग अब तक के एफआईएस ने किया है। ऑब्वियस है इतना सेलिंग किया है, यहाँ से किसी न किसी मार्केट में तो डाटा गया है। अब ये जो किसी न किसी मार्केट में जो डाटा गया है ये कहाँ गया है ये भी हम जानते हैं कि चाइना का मार्केट जो है अभी एक महीने में करीबन 5 से 6% की उछाल में देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे ये मैक्सिमम जो है इंडिया से मार्केट इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल के चाइना में लगाया है, क्योंकि वहाँ का उनको मार्केट का फ्यूचर जो है ब्राइटर दिख रहा है। और अभी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो है थोड़ा सा यहाँ का विश्वास जो है इन्वेस्टर्स का ये कम होता हुआ देखने को मिला है। उसके रीजंस हम आगे भी डिस्कस करने ही वाले हैं। साथ ही साथ यूएस मार्केट की भी अगर बात करें तो आप जाके देखेंगे तो करीबन एक महीने में 4% की वहाँ पे भी तेज़ी आई है। उसके पीछे के भी रीजंस है कि वहाँ पे भी जो है अभी तो ट्रम्प की जब से गवर्नमेंट आई है तब से बहुत अच्छा मार्केट स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो रीजंस है वो ही ये है कि इंटरेस्ट रेट, तो यूएस के इंटरेस्ट रेट हमने देखा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किए, कट किए,
और ये भी एक रीज़न रहा है कि यूएस मार्केट जो है काफ़ी स्टेबल और काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। वही हम देखें तो आरबीआई जो है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए हैं और ये एक कारण रहा है इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल का, क्योंकि जब जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट जब कट किए जाते हैं तो इकोनॉमी पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलता है। हम ये बोल सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कट न करते हुए बढ़ाए जाए तब भी वहाँ पे जो है मार्केट में हमें वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थर्ड रीज़न रहा है हमारा, वो रहा है कि जो डॉलर है, ये डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। हमने देखा है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट आते ही डॉलर जो है हमें और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिला। वहीं रुपीस जो है ये वीक होता हुआ देखने को मिला है, और जब रुपीस वीक होगा तो ऑब्वियस है इंटरनेशनल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ ना आते हुए यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बात हम ली जाए तो अगर आज हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आप लिटरल मीनिंग नहीं निकालना, अगर हम बात करें कि हमने 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने थे, किसी ने भी, एक XYZ पर्सन है और इस XYZ पर्सन ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है इंडियन मार्केट में। अब उसको जो आउटकम आएगा सपोज टू बी 200 रुपीज़ मिलेगा, राइट। लेकिन यही 100 रुपीज़ अगर वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे इन्वेस्ट अगर उसने किया 100 रुपीज़ तो उसको आउटकम 300 के आसपास आने वाला है, क्योंकि डॉलर जो है ये स्ट्रॉन्ग है रुपीस के मुकाबले। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग है और रुपीस के कंपैरिजन में तो ऑब्वियस है हर कोई इन्वेस्टर जो है पैसा कमाने के लिए मार्केट में आया है तो वो यही देखेगा कि मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूं, डॉलर में अर्न करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। रुपीस का जो वैल्यूएशन है वो घटता जा रहा है लेकिन डॉलर का बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड रीज़न रहा है जिसके चलते कि इंडियन मार्केट में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का डाटा जो है करंटली 6.21% का हमें देखने को मिला है, लेकिन आरबीआई का मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट जो है वो 6% का है। अब अगर टॉलरेंस लिमिट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन आया है तो ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग। ऊपर से आरबीआई ने रेट कट भी नहीं किए, यहाँ पे ना रेट कट हुआ है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रही है। और इसके चलते जो एक फियर है या इंडियन मार्केट जो अब तक के स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था कि एफआईएस का कंटिन्यूसली यहाँ पे एंटर हमें होते हुए देखने को मिल रहे थे एक ब्राइटर फ्यूचर के साथ या एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ, तो वहाँ पे वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आरबीआई का मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट 6% है इन्फ्लेशन का और हम 6 को बियॉन्ड पार कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये मेनली 4 रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जिसके चलते जो है इंडियन मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉल में देखने को हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे में हमारा एक व्यू क्या होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉक्स की अगर हम बात करें, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो नो डाउट हमारे लिए गिरावट ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और इस अपॉर्चुनिटी को इन कैश तो हमें करना ही है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड तो उनका बिजनेस देखना है कि जिनका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, फ्यूचर में इस बिजनेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और ये बिज़नेस आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा करने की कैपेसिटी रखे। जैसे हम बात करें तो आईटी का बिज़नेस हमें आने वाले समय में भी अच्छा देखने को मिल सकता है। सेकंड, हमें आईटी के साथ साथ जो है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का भी बिजनेस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। डेफिनेटली फार्मा कंपनी और हम अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस को भी इसमें इन्वॉल्व गलत नहीं होगा। तो बेसिकली आपको जब
इन्वेस्ट करना के समय सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कैसे है, बिजनेस कैसा है, और कुछ सेक्टर्स जो मैंने बताए वो सेक्टर्स को आप फोकस में रख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ पे बताऊँ स्टडी के पर्पज से, और हम उसको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ एक लिस्ट बनाएं अकॉर्डिंग टू सेक्टर, तो आप डेफिनेटली मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है कंपनी लिखिए, या आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ स्टॉक लिखिए, और स्टॉक के चलते हम एक छोटा सा वीडियो 5-1 मिनट का बनाएंगे जिसमें हम सेक्टर वाइज जो है स्टॉक्स को रिकमेंड करेंगे, या हम रिकमेंड बोलने से बेटर है हम स्टडी करेंगे कि इस गिरावट में हमें कौन कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जो कि हमें आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे। तो आपको जस्ट सिंपली कमेंट सेक्शन में स्टॉक लिखना है। अब जैसे ही स्टॉक्स लिखेंगे और जितने ज़्यादा लोगों का ये रिकमेंड होगा कि हम एक वीडियो इस तरह की बनाएं, तो डेफिनेटली हम एक ऐसी वीडियो भी लेकर आएंगे कि इस गिरावट में आप उन स्टॉक्स को जो है फोकस में रख सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इस गिरावट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है इंडेक्स में। जी हाँ, अब इंडेक्स जो है इसमें हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ETF के थ्रू आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट रिकवर होगा, तब आपको बहुत अच्छे चांसेस या आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने की चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ETF में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, ETF क्या होता है, या इसमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके ऊपर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली वो भी देखना, और ETF में इन्वेस्ट करने के बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। आई होप गाइस इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।